हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में, जिसमें मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में चंद वंश के बारे में बताया था कि 700 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक उन्होंने उत्तराखंड में शासन किया था और किन किन राजाओं ने करा था। टोटल 62 राजा थे जिन्होंने उत्तराखंड के राज्य पे शासन किया था। तो दोस्तों, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद वंश के जो आय के स्रोत थे वो कहाँ कहाँ से थे, क्या क्या थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक बने रहना, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो शायद आप इस वीडियो को भी देखोगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, उत्तराखंड में जनता का जो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। उसी के चलते जो चंद वंश की जो आय का स्रोत था वो भू राजस्व से प्राप्त होती थी। अतः चंद राजाओं ने भू राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए भूमि की माप करवाई और कर का निर्धारण करा। राजा रूपचंद के समय में युवराज कुंवर शक्ति सिंह ने भूमि नाप करके और भू राजस्व निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चंदों ने भूमि को अनेक थातों में विभक्त कर दिया था। ये थातवान के अंतर्गत होते थे। भूमि पर वास्तविक रूप से कृषि करने वाले खायकर तथा सिरतान कहलाते थे। खायकर तथा सिरतान थातवान को टैक्स देते थे। टैक्स नगद या फिर अन्य के रूप में दिया जाता था। सिरतान नामक कृषक वर्ग नगद में टैक्स देता था। ये खायकर तथा सिरतान किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता था, सिवाय ब्राह्मणों के। दोस्तों, कृषि कार्य कैनी नामक दासों के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, जो थातवान का काम था, जो भू राजस्व से टैक्स आता था उसे राजकोष में जमा करना था। भू राजस्व को भूमि के आधार पर निर्धारित किया जाता था। उपजाऊ भूमि पर अन्य भूमि की अपेक्षा अधिक टैक्स लगाया जाता था। जो भूमि टैक्स होता था वो बहुत ही कठोरता से वसूला जाता था और प्रकृति प्रकोपों का लाभ कृषकों को मिलता था। दोस्तों, भू राजस्व हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तराई भाबर का था। यह क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र था। चंद राजाओं ने इस क्षेत्र से होने वाली आय के कारण ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष प्रबंधन किया। दोस्तों, तराई भाबर को माल भी कहा जाता था। तराई भाबर का भूभाग चंदवंशी राजा सोमचंद को कतुरी शासक द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ था, जिसका चंद राजाओं ने विस्तार कर लिया था। तराई भाबर क्षेत्र या माल के अंतर्गत वर्तमान नैनीताल जनपद का मैदानी भाग भावर तथा उधम सिंह नगर जनपद के क्षेत्र सम्मिलित थे। दोस्तों, चंद राजा गरुड़ ज्ञान चंद 1374 से 1419 ईस्वी को तराई भाबर का क्षेत्र तुगलक वंशी सुल्तान से जागीर के रूप में प्राप्त हुआ था। गरुड़ ज्ञान चंद ने इस भूमि को सुल्तान से मुलाकात कर मांगा था। उसका वंशज कीर्तिचंद पहला चंद राजा था, जिसने इस क्षेत्र की उचित देखरेख हेतु प्रयास किए। उसने यहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम कीर्ति नगर रखा गया। इस पर भी तराई का क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह सका। राजा रुद्रचंद के समय 1568 से 1597 तक मध्य तराई में लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने आक्रमण किया था। इस क्षेत्र में जमकर लूटमार की थी, परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तो रूपचंद ने इस क्षेत्र को पुनः अपना अधिकार जमा लिया और मुगल बादशाह अकबर से भेंट कर उसे तराई की जागीर प्राप्त की और तराई की सुरक्षा के लिए रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की और साथ ही वहाँ सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उसने वहाँ पर एक किले और तथा महल का भी निर्माण कराया था। दोस्तों, लक्ष्मीचंद 1597 से 1621 ईस्वी के पश्चात चंद राज्य में षड्यंत्रों तथा राजाओं की हत्या का दौर प्रारंभ हुआ। राज सत्ता कुछ शक्तिशाली अधिकारियों के हाथों में आ गई थी। राजा उन्हीं की इच्छा अनुसार कार्य करने लगे। इस कारण चंद राज्य में अव्यवस्था फैल गई। इस अव्यवस्था का प्रभाव तराई या माल क्षेत्र में भी पड़ा था। दोस्तों, वहाँ लूट तथा आतंक का राज हो गया था। कई बाह्य क्षेत्रों के लुटेरे वहाँ लूट मारकर आतंक मचाने लगे। इन लुटेरों में कटहर के हिंदू जमींदार प्रमुख थे। जब चंद राज्य की बागडोर राजा बाज बहादुर 1638 से 1678 तक हाथों में आई थी तो उन्होंने तराई को स्वतंत्र करने हेतु मुगल बादशाह शाहजहां से सहायता मांगी, जिसकी सहायता प्राप्त कर उसने तराई को लुटेरों से मुक्त किया और तराई की सुरक्षा हेतु बाजपुर नगर की स्थापना की। दोस्तों, भू राजस्व के अतिरिक्त चंद राज्य की आय के अन्य स्रोत राजाओं द्वारा प्रजा लगाए गए अन्य विभिन्न प्रकार के टैक्स थे, जैसे कि यथा झूलिया, सिरती बेकर, कूत, भेंट, घोड़ियालो, कुकुरियालो, मांगा करक, स्यूक गरखानेगी, भुकड़िया बाजदार बाजनियों, चराई कर, ग्रह कर,
और भी टैक्सेस थे। इन करों के अतिरिक्त वन तथा खनिजों से संबंधित कर भी आय के स्रोत थे। दोस्तों, भूटांतिक तिब्बत व्यापार से भी चंदों की अच्छी आय प्राप्त होती थी। इसी कारण से बाज बहादुर ने भूटांतिक व्यापार में अवरोध डालने वाले हुड़इयों का दमन किया था। दोस्तों, चंद राज्य के पास एक शक्तिशाली सेना थी। सेना पैदल तथा घुड़सवारों से मिलकर बनी थी। सेना का मुख्य अधिकारी सेनापति होता था। सैनिकों व सेना अधिकारियों का उनका एक वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही चंद राजाओं ने पवार डोटी जैसे शत्रुओं को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों, चंद राजाओं ने लोकहितकारी कार्यों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया था। उन्होंने पेयजल हेतु अनेक नौलों का निर्माण कराया था, मंदिरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था, फलदार वृक्ष लगवाए थे और बागानों का भी निर्माण किया था। संस्कृत शिक्षा हेतु विद्यालय तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की थी। विद्वानों को आश्रय दिया, मंदिरों को भूदान किया। दोस्तों, इस प्रकार चंद्रकाल की पूर्वी उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण काल था। चंद राजाओं ने एक व्यवस्थित प्रशासन की व्यवस्था की थी। प्रशासन के कार्यों में उन्होंने प्रजा का भी सहयोग लिया था। इसी कारण चंद राज्य शक्ति संपन्न बनता गया और उत्तराखंड के अन्य राजवंशों की अपेक्षा शक्तिशाली एवं समृद्ध बन गया। दोस्तों, कालांतर में चंद राज्य में अव्यवस्था के कारण प्रशासन कुछ अधिकारियों के हाथों में सिमट गया, जिन्होंने सत्ता को अपने हित के लिए उपयोग करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण राज दरबार षड्यंत्रों एवं गुटबंदियों का गढ़ बन गया था। दोस्तों, उसके बाद सैनिक शक्ति भी क्षीण पड़ गई थी, जिसका परिणाम गोरखा राज्य की स्थापना के रूप में सामने आया। इस पर भी चंद राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था प्रशंसा की योग्य थी। दोस्तों, इतिहासकार बी डी पांडे ने चंद शासन व्यवस्था को पंचायती राज के समान माना था। दोस्तों, चंद वंश का प्रारंभ एक छोटी सी जमींदारी भूमि से हुआ था। दोस्तों, यह छोटे से क्षेत्र में स्थापित जमींदारी कालांतर में संपूर्ण पूर्वी उत्तराखंड की भूमि तथा तराई भावर की भूमि से विस्तारित हो विशाल चंद राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। चंद राजाओं ने अपनी शक्तिशाली सेना के माध्यम से डोटी तथा उत्तराखंड के पवार वंशीय राज्य को पराजित किया। चंद वंश ने रूपचंद, बाज बहादुर चंद, बालो कल्याण चंद जैसे योग्यतम राजाओं ने राज्य किया। दोस्तों, उन्होंने अपनी योग्यता एवं राजनीतिक कुशलता से न केवल चंद राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित किया, बल्कि राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। लेकिन पर्वतीय चंद राजाओं के काल में सेना की शक्ति क्षीण हो गई। राज्य की सत्ता स्वार्थी अधिकारियों के हाथों में चली गई और राजा अपनी अयोग्यता के कारण राज सत्ता को संभालने में असफल रहे। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से इन समस्त वर्गों को संतुष्ट रखना अति आवश्यक था। राजकाज में इन समस्त प्रजा वर्गों के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता था। जैसे जैसे चंद राज्य का विस्तार होने लगा, मेहरा तथा फर्त्याल वर्गों की शक्ति में वृद्धि होने लगी और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उत्तराखंड की समस्त प्रजा मेहरा तथा फर्त्याल दलों में विभक्त हो गई। चंद राजा भी उस दल के लोगों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करते थे, जिनका प्रजा पर अधिक अच्छा प्रभाव था। इस प्रकार चंद राजाओं ने प्रजाहित को सर्वोपरि माना तथा प्रजा की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रजा के हित तथा इच्छा अनुसार राज्य कार्यों को संपन्न किया। लेकिन शक्तिहीन तथा अंतिम चंद राजाओं के काल में राज्य के उच्च पदाधिकारी राज्य प्रशासन पर हावी हो गए। उन्होंने प्रजाहित को किनारे कर अपनी इच्छा अनुसार निरंकुश प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। चंद काल के ग्रामों का प्रशासन ग्राम प्रधान द्वारा चलाया जाता था। उसका कार्य भू राजस्व वसूलना तथा ग्रामों की सुरक्षा प्रबंध की देखरेख करना होता था। उसकी सहायता के लिए कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी होते थे। कोटाल भू राजस्व इत्यादि लेखा जोखा रखता था और तथा पहरी गांव की चौकीदारी करता था। दोस्तों, इस वीडियो में चंद वंश के बारे में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी आपको चंद वंश के बारे में और बताएंगे और आपको जानकारी देंगे चंद वंश के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे शासन किए थे, कैसे उन्होंने कर वसूले थे, कैसे उन्होंने उत्तराखंड को एक नई पहचान दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।